आयुष। सभी देशवासियों का सुनहरा अवसर। एक कदम आयुष मंत्रालय WHO, आयुष शुभम आयुर्विज्ञान संस्थान अंतरराष्ट्रीय संस्थान CO कार्यालय की ओर समाज कल्याण चिकित्सा हेतु सफल सेवा प्राप्त करने हेतु आयुष आदेशानुसार उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्यालय विस्तार, इलाज, चिकित्सा, जीवन शैली प्रशिक्षण जॉब के लिए संपर्क कर सकते हैं। जो BMS MBBS जो किए हुए हैं आज के कुछ ही समय के अंतर्गत यानी कि 3 से 6 महीना के अंदर यहाँ आयुर्विज्ञान संस्थान हो चुका है कार्यालय। इसमें आपको जो मिल सकता है और औषधि पर काम करना चाहते हैं तो औषधि के लिए भी काम कर सकते हैं और ब्रांच का भी काम कर सकते हैं। इसमें सारी सुविधा आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतरराष्ट्रीय रूप से शुरू हो चुका है और बहुत सारी संस्थान में आप लोग को अगस्त से शुरू होने वाला है और शुरू भी है। और यहाँ पिपरा बंगला में भी 1-8 अगस्त से आप लोग का नामांकन शुरू हो जाएगा। और आपके सेवा में पिपरा बंगला, हैदराबाद, अरवल, बिहार राज्य स्तरीय कार्यालय सदैव तत्पर है। और भारत रेंज आयुष प्रभारी सर चेयरमैन भोला कुमार, आयुष स्वास्थ्य केंद्र, भारत सेवा संस्थान एवं आयुष संस्थान मंत्रालय संयुक्त में सभी चिकित्सक एवं दर्शक को स्वागत है। कार्यालय का संपर्क सूत्र है 800 22 16 958 93 41 87 22 93 62 07 43 35 87 73 67 05 22 78 91 99 68 46 69 89 69 10 51 92 इस संपर्क सूत्र पर जिनके पास अभी पढ़ने की लालसा है या मेडिकल में आने की है वो सारी प्रक्रिया अगस्त से यहाँ शुरू हो चुका है। और जिनके पास MBBS BMS डिप्लोमा या जिनके पास कोर्स की डिग्री नहीं है वो आकर यहाँ से नामांकन कराकर प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्विज्ञान संस्थान में अप्रूवल हो चुका है अंतरराष्ट्रीय। और आज हम लोग जो है से जितने भी आयुष चिकित्सक 7 दिवसीय बैठक में उपस्थित हैं, जो दर्शक लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त हो ताकि आने वाले जो बीमारी है उससे बचा जाए और जो हो चुका है उसका भी निदान के लिए जितने भी नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर कॉल करें या कार्यालय आकर संपर्क करें। बीमारी का यथाशीघ्र इलाज किया जाएगा। और बारी बारी से हम लोग सभी चिकित्सक दर्शक के बीच एवं विद्यार्थी चिकित्सक के बीच जो है से अपना अपना वीडियो में नंबर एवं परिचय के साथ संबोधित करते हैं। तो बारी बारी से सभी चिकित्सक लोग दर्शक के बीच जो है से परिचय अपना पूर्ण किया जाए। सुभायुष, मैं रमेश कुमार रंजन, आयुष चिकित्सक, सह कार्यपालक पदाधिकारी, सह ट्रेनर। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9199 79 51 51। धन्यवाद। सुभायुष, मैं सुजीत कुमार, आयुष चिकित्सक। मैं रोजा मेरा सेंटर है आयुष फिजियोथेरेपी एवं आयुर्वेदिक संस्थान के नाम से जाना जाता है। मेरा संपर्क सूत्र है 99 39 60 74 66 एवं 96 21 81 82 73। सुभायुष सर, मैं आयुष चिकित्सक चंदन कुमार, मेरा संस्था का नाम है महावीर सेवा संस्थान, लड़िया विलेज, महाबलीपुर, टीगर सरोवर के पास। और दूसरा संस्था है इब्राहिमपुर, पिरोल, भोजपुर, ओवर ब्रिज के पास। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7367052278। धन्यवाद। मैं आयुष चिकित्सक अनु कुमार, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 99 051 36 330। सुभायुष सर, मैं आयुष चिकित्सक राजू रमन, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 729297 3308। मेरा हैदराबाद में एक आयुष
सनी संस्थान के नाम से एक क्लिनिक है जो कि नियर पोस्ट ऑफिस के पास है। और जो भी अपना इलाज कराने के लिए पेशेंट आना चाहते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं। और जितने भी हमारे आयुष चिकित्सक हैं जहाँ जहाँ वो बता रहे हैं उनके पास वो जा सकते हैं। मतलब काफ़ी साइटिका सर्वाइकल सभी तरह का बीमारी का इलाज हमारे पास आयुष मंत्रालय के तहत धन्यवाद। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नाम जयप्रकाश कुमार, चिकित्सक और अरविंद जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9939397755। नरेंद्र कुमार सिंह, चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी, बालाजी सेवा संस्थान रामपुर वैना एवं पिपरा बंगला। हमारा संपर्क सूत्र है 89 69 27 96। शुभ आयुष। मैं सुखदेव चौधरी, रोजा पर पहला के आयुष हेल्थ केयर सेंटर मेरा संस्था के नाम पर, रोजा पर शिव मंदिर के बगल में पहला संस्थान मेरा चल रहा है। और दूसरा संस्थान अभी जो है हसपुरा में, अमझर रोड हसपुरा में रेलवे चौक मोड़ पर शुरू हुआ है। मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर 997310 5314 मोबाइल नंबर है। पूरी व्यक्ति आना चाहते हैं संपर्क करें। बहुत ही परिचय हुआ दर्शक के बीच, अपना परिचय को दर्शाया गया ताकि समय आने पर ये नंबर और परिचय आप लोग को काम आवे। और अभी जो है से हम लोग बारी बारी से कुछ बीमारी के बारे में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सभी चिकित्सक लोग प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो अगर पहला प्रश्न किसी आयु चिकित्सक सर के पास है तो कुछ दर्शक को जानकारी दिया जाए। जी शुभायुष। आज हम लोग के बीच में हमारे संस्थान के चेयरमैन भोला सर बैठे हुए हैं और हमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज सर से हमें बीमारी के बारे में कुछ पूछने का एक मौका मिला है। तो सर से हम ये जानकारी चाहेंगे कि हमारे दर्शक बंधु को सर ये बताइए कि साइटिका एक बीमारी है, तो साइटिका बीमारी होता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं आयु चिकित्सक रमेश कुमार रंजन सर। सर का कहना है कि साइटिका, तो साइटिका के बारे में तो बहुत सारे बच्चे को आप पढ़ा चुके हैं और काफी समय से आपको पढ़ाए हुए बच्चे आज इंजीनियर, आयु चिकित्सक, कोई एलोपैथ में भी बहुत आगे चिकित्सक बने। कुछ लोग जो आप ही के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बार अगस्त में लोगों का जो है इसमें जॉब और ब्रांच बहुत सारी चीजों आ चुका है सब एक्ट के तहत, जिसमें अभी नया एक 2013 एक्ट के तहत ये अर्ध विज्ञान संस्थान आया। तो इसमें बहुत ही उपलब्धि है कि एक अरवल जैसे जिलों में ऐसा बहुत बड़ा अर्ध विज्ञान संस्थान आया जो बिहार वासियों के साथ साथ देश विदेश के लोगों को भी काफी इसमें मौका मिलेगा, स्वरोजगार का भी और समाज कल्याण करने का भी। और बहुत बड़ी संस्था का अप्रूवल भी हमारे अरवल कार्यालय से, स्वास्थ्य कार्यालय से मिल चुका है कि ताकि जल्द में जो है इसे बनाया जाए। तो चलिए, सबका सहयोग है, सरकार का भी सहयोग है और हम लोग का भी बहुत बड़ी सहयोग है, ताकि देने वाले कोई और हैं तो लेने वाले भी यहाँ रहेंगे तब तो लेंगे। इसलिए हमने सभी कोई मिलकर उसे जो है से अपनाएं और अपना कर हम लोग एक ठाने। इसलिए अरवल जिला के सभी प्रशासनिक विभाग को भी हम दिल से अभिवादन करते हैं कि उन लोग भी इस काम के लिए स्वीकृत किए और साथ में जो है से बिहार के लिए जितने भी
मंत्री लोग हुए या भारतवासी लोग हैं कि जो विदेश के चीज को भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय के रूप में इसे जैसे स्वीकृत किए और हम लोग उसमें बहुत बड़े योगदान दिए। इसलिए योगदान दिए कि हम लोग को काफी अनुभव था, इसमें काफी अनुभव के साथ हम लोग की जानकारी था, ताकि आने वाले जितने भी चिकित्सक हो या तो जितने भी पदाधिकारी लोग हैं उन लोग को आसानी से टेबल पर पेपर को पहुंचाया गया, ताकि उन लोग को भी आसान हो। और उसी के साथ जो है और भी हम लोग प्रयास करेंगे। और आज की जो चर्चा है साइटिका, तो साइटिका कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है जिसे सिम्टम भी कहा जाता है। ये एक सिम्टम आया है, अब उस सिम्टम को अगर समझ लिया जाए तब तो इस बीमारी से बचा जा सकता है शुरुआत में, नहीं तो अगर सिम्टम नहीं समझा जाए तो थोड़ा मोड़ा अगर गलती समझ कर या उसको सोचा जाए कि चलिए कुछ है नहीं, तो उस वजह से धीरे धीरे गंभीर भी हो सकता है। तो जब आपकी रीढ़ के निचले हिस्से से पैरों तक जाने वाली शरीर की सबसे लंबी और मोटी नस साइटिका नर्व पर दबाव पड़ता है, इसमें सूजन भी आ सकता है। किडनी की समस्या नहीं रहता है, लेकिन ये जो साइटिका की प्रॉब्लम रहने की वजह से पैर में सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से काफी जो है मरीज घबराए रहते हैं कि हमें कहीं किडनी की बीमारी तो नहीं हो गया। तो ऐसे में बहुत सारी जांच है हम लोग जो है कराते हैं, ताकि मरीज की भी संभावना हो जाए कि मेरी किडनी की बीमारी नहीं है, बीमारी है तो साइटिका से है। तो इसके इस प्रश्न के माध्यम से भी दर्शक की जिनकी साइटिका हो वो समझ सकते हैं। और दूसरा प्रश्न हमारा चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। साइटिका बीमारी जो है शरीर का बहुत ऐसा बीमारी है जिसे चलन पीने का समस्या आ जाता है। तो साइटिका बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है, ताकि दर्शक को जानकारी हो सके। बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी सर ललन कुमार सिंह सर। कहना है कि साइटिका बीमारी का मुख्य कारण का थोड़ा सा वर्णन किया जाए। तो हर्निएटेड डिस्क, अगर कहीं कहीं बड़े अगर अस्पताल में अगर जाया जाता है, बड़े संस्थान में, तो वहां थोड़ी सी बड़ी बात बोला जाता है साइटिका को कि आपको हर्निएटेड डिस्क, सिर्फ डिस्क की बीमारी हो चुका है। तो उसमें थोड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज होते हैं उनको थोड़ा सा लगता है तब तो बहुत बड़ी बीमारी हो भय हो जाता है। लेकिन चलिए वो सब कारण है इसका, दर्शक को जानकारी हो गया कि इसको साइटिका को ही कहा जाता है। और दूसरा जो है स्पाइनल स्टेनोसिस, जो ये भी जो है आपको जो है साइटिका का ही रूप है, उसी का नाम है। और हड्डियों को बढ़ना, जैसे बहुत सारे ऐसा कहा जाता है साइटिका में कि किन्हीं लोग का हड्डी बहुत बढ़ने लगता है, तो वो भी जो है साइटिका का ही कारण है। तो तीसरा प्रश्न हमारे चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। मैं सुजीत कुमार आयुष चिकित्सक सर से एक सवाल करने का मौका मिला है। साइटिका पे सवाल जवाब हो रही है सर। तो साइटिका, तो सर ने पूछा कि साइटिका है क्या, सर ने पूछा कि साइटिका के बारे में जानकारी दे। तो साइटिका के बारे में, साइटिका की बीमारी में एक हर्निएटेड का आपने अभी बताया कि हर्निएटेड आता है, जिसकी वजह से साइटिका। तो हर्निएटेड डिस्क क्या है, इसका वर्णन करें। तो बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं सुजीत सर कि थोड़ा सा स्लिप डिस्क और हर्निएटेड डिस्क के बारे में थोड़ा दर्शक को जानकारी दे दिया जाए, ताकि उन लोग छोटे से बड़े संस्थान में जाएं तो थोड़ा प्रभावित न हो कि ज्यादा बहुत लंबी बीमारी हो चुका है। तो यह आम कारण है जिसमें रीढ़ की दो हड्डियां के बीच की गद्दी खिसक जाती है, जिसके वजह से यह बीमारी को हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क के नाम से जाना जाता है। और चौथा प्रश्न हमारा चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर से प्रश्न है मेरा, साइटिका बीमारी में स्पाइनल
स्टोनिक का वर्णन करें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक राजू रमन सर। सर का प्रश्न है कि स्पाइनल स्टेनोसिस का वर्णन करना। तो यह जैसे रीढ़ की नली का संकरा होना, या इसमें और भी बहुत सारी प्रक्रिया जिसको बताने को बहुत लंबी हो जाएगा, आगे की वीडियो में इसकी चर्चा किया जाएगा। तो पांचवा प्रश्न हमारा चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर एक और सवाल हमारे मन में आया, बताया कि साइटिका में अक्सर जो कहा जाता है कि हड्डियां बढ़ जाती है, हड्डियां बढ़ जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? बहुत ही प्रश्न के साथ जैसे दर्शक को जानकारी देना चाहते हैं ललन सर कि हड्डियां बढ़ जाता है तो काफी लोग परेशान हो जाते हैं, और काफी जगह जाते हैं हॉस्पिटल संस्थान में, तो कहते हैं तो हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हड्डी बढ़ रहा है, तो लोग और चिंतित हो जाते हैं। चलिए, चिंतित होने की बात नहीं है, ये सारी प्रक्रिया का समाधान है कि ये साइटिका बीमारी में हड्डियों का बढ़ना, जैसे उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी जैसे अतिरिक्त हड्डी को जैसे उभार करने लगा, तो इसके लिए रोकने का भी आयुष प्रणाली में औषधि है, हम लोग उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए दर्शक लोग संपर्क करें, इसके बाद जैसे इसका उपचार बताया जाएगा या किया जाएगा। और छठा प्रश्न हमारे चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष सर से एक प्रश्न है कि साइटिका का प्रमुख लक्षण क्या है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं राजू रमन सर कि साइटिका का जो लक्षण है उसके बारे में थोड़ा दर्शक को जानकारी दे दिया जाए। तो कमर से लेकर पैरों तक बिजली की पैर या पैर के अंगूठे का शून्यपन या कमजोरी या झटका जैसा महसूस होता है। कभी कभी लगता है कि झटका मार, कभी सोए हुए रहते हैं तो झटका सा लगता है, तो नींद खुल जाता है, तो ये भी साइटिका का ही लक्षण है। और बैठने, खांसने, छींकने पर जैसे दर्द बढ़ने लगता है। और सातवां प्रश्न हमारे चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष, मैं सुधीर चौधरी। सर, एक साइटिका के बीमारी में तो हो ही जाता, उसको सावधानी क्या क्या रखना चाहिए सर? बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं सुखदेव चौधरी सर। यह तो साइटिका की बीमारी में क्या सावधानी किया जाए, या इसकी पता कैसे चलेगा कि हमको साइटिका होनी गया है? कोई जरूरी नहीं है कोई गरीब परिवार के होंगे, तो उनको भी जानकारी होना चाहिए। सबके पास तो मोटी रकम नहीं है कि हर चीज का जांच कराते रहेंगे, MRI, एक्सरे जो भी होता है सारा चीज। तो इसमें क्या है कि पेशाब या मल पर कंट्रोल में कमी आने लगता है, या पैरों में बहुत कमजोरी महसूस होता है, लगता है कि शरीर में ठीक है लेकिन पैर में कमजोरी आ रहा है। यह गंभीर संकेत हो सकता है, तो आप चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे हम लोग आयुष चिकित्सक हैं पंजीकृत, संपर्क करें। और बहुत सारे हम लोग के पास संस्थान भी है, अगर हम लोग से अगर विशेष होगा तो संस्थान में भी भेजने का हम लोग प्रयास करेंगे। और कुछ ही समय में बहुत बड़ी संस्थान जैसे हम लोग के यहाँ भी अरवल जिला में भी हो जाएगा, अप्रूवल आ चुका है। और आठवां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर से हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या साइटिका बीमारी मोटापा का कारण हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा दर्शक को बताएं। हाँ, साइटिका बीमारी मोटापा का कारण हो सकता है। वजन बढ़ने से शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है, D1, D2, D12, L4, L5, S1 पर यह समस्या, C1, C2 ये सब पर काफी समस्या पड़ता है। ऐसा होता है कि ज्यादा मोटा होने से जिस ओर छूटिए उसी तरफ लगता है कि ज्यादा वजन बढ़ रहा है। नस थोड़ा नाजुक होता है, रक्त कोशिका में ब्लड का फ्लो कम जाता है, सेल का एक्टिविटी कम रहता है, जिसकी वजह से साइटिका का लक्षण आ सकता है। और नवा प्रश्न हमारे चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर एक और सवाल आ रहा है, बताएं कि साइटिका बीमारी जो है
लंबे समय तक बैठे रहने से भी हो सकता है। हाँ, बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर दर्शक के बीच बताने के लिए ललन कुमार सिंह सर कहे हैं कि साइका बीमारी लंबे समय तक बहुत लोगों को बैठने की आदत है, मजबूरी है ऑफिस में, तो उसमें जो है से हाँ, इसमें लैपटॉप पर या मोबाइल पर बैठने से गलत आदतें से, ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बैठने से हो सकता है, वो गलत आदतों की वजह से, जैसे कि अभी जो है से कंप्यूटर पर काम करना है तो बहुत नीचे की ओर इस तरह से काम करते हैं, देखते लगता है कि उनको दिख ही नहीं रहा है। किन्हीं को पढ़ने की आदत है, एकदम झुक के लिखेंगे, लग रहा है कि उनको टाइट रहेंगे तो सीधा रहेंगे तो उनसे लिखेबे नहीं करेगा। तो ये सब समस्या जो है से गलत आदत की वजह से साइका का कारण हो सकता है। पढ़ना, पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आदत सुधार कर कैसे बैठा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे काम किया जाता है, वो सब पर निगरानी किया जाए, कैसे बोला जाता है, वो सब सारी चीजों को सावधानी रखते हुए, ताकि जैसे कोई जरूरी नहीं है कि बैठने से ही साइका हो सकता है, ज्यादा बोलने से भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि मस्तिष्क प्रभावित होता है, साथ में गर्दन प्रभावित होता है, गला प्रभावित होता है, तो कहीं से ये प्रभावित भाग पड़ने से बीमारी हो सकता है। इसलिए जितनी जरूरत है उतनी काम करें, सही तरीका से करें और सही बात व्यवहार से करें। और 10वां प्रश्न हमारा चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। गर्भवती महिला रहती है, उसकी साइका बीमारी हो सकती है या फिर गर्भ में पल रहे बच्चे की, इस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं सर प्रकाश कुमार सर कि गर्भ में जो पल रहा है बच्चा, अगर साइका की बीमारी है तो क्या परेशानी शिशु को हो सकता है? तो हल्का समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि दर्द रहने से थोड़ा औषधि का सेवन करना पड़ता है, जिससे बच्चा को भी प्रभाव पड़ सकता है। सही पोजीशन में उठना बैठना नहीं होता है दर्द की वजह से, तो उससे भी बच्चा प्रभावित हो सकता है। और इसका एक और वजह भी हो सकता है कि दर्द की वजह से जैसे कुछ दवा खाने की वजह से उल्टी जैसा भी लगने लगता है। एक तो बच्चा है गर्भ में, दूसरे में दवा ले रहे हैं, तो उससे भी तबीयत बिगड़ता है, तो उससे भी परेशानी बच्चा को भी और माँ को पल रहे गर्भ में बच्चे को भी पड़ता है, माँ को भी। तो ये सबसे समस्या हो सकता है, तो उसके लिए किसी योग्य चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, ताकि उनकी 9 माह का जो अवधि है वो आसानी से डॉक्टर की निगरानी में कर सके और आसानी से समस्या का उनका हल हो सके। शुभ आयुष सर, जो साइकिका बीमारी है ये क्या रात में ज्यादा बढ़ जाता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर दर्शक के बीच आए हैं राजू रमन सर कि साइका बीमारी रात को बढ़ सकता है। हाँ, रात को बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है कि दर्द की वजह से जिस तरफ लेटा जाता है उस तरफ थोड़ा देरी तक आदमी सोए हुए रह जाते हैं, और फिर जब करवट बदलते हैं तो उसमें और दर्द जो है से तेज होने लगता है, जिससे वजह से नींद भी नहीं हो पाता है। और 11वां प्रश्न आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दी है। सर से हमारा एक और क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ बीमारी होता है, खांसी सर्दी बुखार, तो कुछ दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन सर हमको ये जानकारी चाहिए कि साइटिका की बीमारी जब हो जाए तो कितने दिनों में ठीक हो सकता है? दर्शक को बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं दर्शक को अभिलाषा दिलाने के लिए रमेश कुमार रंजन सर कि बहुत ही अभिलाषा दर्शक को आप दिला रहे हैं कि साइका की तो बीमारी हो गया,
तब उनको क्या ठीक हो सकता है? तो साइका की बीमारी ठीक होता है, हल्का साइका कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, जबकि गंभीर मामलों में 4 से 6 सप्ताह या अधिक भी समय लग सकता है, लेकिन चिकित्सक की निगरानी में रहेंगे तो। ये नहीं कि एक चिकित्सक से 2 चिकित्सक, तीसरे चिकित्सक बदलने से बीमारी और जटिल हो सकता है। तो एक बार ही निर्णय लें कि हमें योग चिकित्सक से संपर्क करना है। 12वां प्रश्न हमारा चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सुबह सर, मेरा सर से क्वेश्चन है कि साइका की बीमारी में एक्सरसाइज क्या करें सर, और दर्शक लोग को प्रयास करें सर बताने का। बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक चंदन बाबू। कहना है कि साइका की जब बीमारी हो जाए तो एक्सरसाइज क्या करें। तो हमारे साथ फिजियोथेरेपी एवं चिकित्सक सुजीत सर बैठे हुए हैं और काफी 20 वर्ष के अनुभव के साथ। तो सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है अरवल डीएम ऑफिस के पास, और भी अब योगदान बढ़ेगा इस आयुर्विज्ञान संस्थान के माध्यम से, जिसमें आयुष प्रणाली के साथ साथ एलोपैथ प्रणाली का विकास शुरू होने जा रहा है। और इसमें बहुत बड़ी संस्था का अप्रूवल तो मिल ही चुका है, सर का ही बगल से, जिला कार्यालय से। तो इसमें सर का विकास और तेजी से बढ़ेगा इस आयुर्विज्ञान संस्थान में, और जिन्हें आयुष पद्धति से ठीक होने के लिए होगा उनको आयुष पद्धति से ठीक किया जाएगा, जिन्हें एलोपैथ पद्धति की जरूरत होगा उन्हें एलोपैथ पद्धति, और जिन्हें फिजियोथेरेपी की जरूरत होगा उनको फिजियोथेरेपी की सुविधा, तीनों की तीनों सुविधाएं आप अरवल जिले में दिया जाएगा आयुर्विज्ञान संस्थान के तहत, जो आयुर्विज्ञान संस्थान अभी अरवल में नहीं थी सर, जो अंतरराष्ट्रीय आ चुका। तो इसमें है हैंड सिटिंग स्ट्रेच थेरेपी, पिरिफॉर्मिस्ट स्ट्रेच जो कटकाव, ब्रिज पोज शामिल है, और कुछ अनुभव दर्शक के बीच अपना भी फिजियोथेरेपी को दिया जाए सर। सबसे पहले तो साइटिका की बीमारी में, साइटिका एक नस से संबंधित बीमारी है, इसमें सबसे पहला परहेज होना चाहिए। उसमें परहेज क्या होना चाहिए? ठंडा चीज से बचना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, दही केला नहीं खाना है, ठंडा फल नहीं खाना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि नस जो है सिकुड़ने लगता है, और इसे नस को गर्म करना चाहिए। जितने गर्म होगा वो जो डिस्क है, डिस्क के बीच का जो जेल है, जेल जो है ऊपर आ जाता है और नस चला जाता है नीचे, जिसके वजह से ये साइटिका बीमारी वो नस ब्लड का सर्कुलेशन रोक देता है। इस वजह से जो है ठंडा चीज का परहेज करना चाहिए, और नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहिए। घर में नॉर्मल एक्सरसाइज करना चाहिए, कमर का, पैर का, जो हम लोग योगा में भी देखते हैं, ये सारा नॉर्मल एक्सरसाइज से ये ठीक होता है। और 13वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर साइटिका बीमारी तो हो गया, मान लीजिए साइटिका बीमारी, तो साइटिका बीमारी हो गया तो क्या उनको पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है? बहुत ही अभिलाषा की बात रमेश सर और ललन सर जैसे दर्शक को दिलाने वाला काम कर रहे हैं कि साइटिका तो लूल्हा लंगड़ा कर ही दिया है, तब ये सोचिए कि जैसे वो बीमारी ठीक होगा कि ना होगा, कि अपंगते का आएगा। अगर किसी को लूल्हा लंगड़ा की तरफ चलने लगते हैं, उसको लोग जैसे बहुत नाम भी चेंज करने लगते हैं, लोग चिढ़ाने लगते हैं, जिसके वजह से वो शोक में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब भगवान हमें क्या कर दिए। तो चलिए अभिलाषा को कायम रखेंगे हम लोग चिकित्सक, और इतनी बड़ी चीज आ चुका है तो हम लोग इसकी उपाय करेंगे और इलाज भी करेंगे इसको ठीक करने के लिए। तो साइटिका की
बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। इसमें सही इलाज एवं पंजीकृत चिकित्सक और इसमें जरूरत पड़ने पर आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ के साथ साथ फिजियोथेरेपी, जहां जो जरूरत होगा उसका, ज्यादा गंभीर होगी तो गंभीरता पर जो है से इमरजेंसी ट्रीटमेंट, कुछ नॉर्मल होगा आयुर्वेद से साथ उसको क्लियर किया जाएगा ताकि वो दोबारा यह समस्या न होवे। फिजियोथेरेपी से जैसे कि सर अभी बताएं कि वो समस्या आ जाती है गर्माहट की वजह से, नस में दबने लगती है, हड्डी पर भार पड़ने लगती है, तो वो सब समस्या, यानी कि सारा चीज का अब हम लोग के पास चिकित्सा के साथ साथ इलाज और संस्थान भी अब मौजूद साबित हो चुका है। और एक और प्रश्न को लेकर आए हैं चंदन बाबू, उस प्रश्न को थोड़ा सा दर्शक के बीच रखना चाहते हैं। सुबह सर, मेरा सर से क्वेश्चन है कि साइटिका की बीमारी में कौन सी कार्य नहीं करना चाहिए सर, थोड़ा दर्शक लोगों को जानकारी देने का प्रयास करें। बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं चंदन सर कि चलिए साइटिका तो हो गया, तो उपाय भी हो गया, ठीक भी होइएगा, लेकिन कुछ समझ जाइए कि कुछ आपका भी परहेज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सब चीज चिकित्सक के ऊपर ही नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि कहा गया है कि 100 दवा या इलाज में एक परहेज है, तो इसकी भी सावधानियां रखनी है। तो साइटिका की बीमारी में भारी वजन से परहेज, आगे झुक कर काम नहीं करें या नहीं बैठे, नरम सोफा पर बैठे, अचानक अटैक वाले गतिविधियां से बचें। एसी का, अगर आपके घर में एसी है तो उससे बचें, कूलर का उपयोग कर सकते हैं, पंखा उंखा में रहिए, उससे भी ज्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल। छत पर सोने से बचें और हो सके तो काम ना के बराबर ये सब करें, ताकि जो है से इलाज का सफलता यथाशीघ्र ज्यादा से ज्यादा रखें, भारी वजन ना उठाएं। चलिए, और 15वां प्रश्न हमारे चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। सर से मेरा एक और क्वेश्चन है कि साइटिका की बीमारी हो जाने पर क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर थोड़ा सा सर जो है विस्तृत जानकारी देंगे। बहुत ही रोमांचक प्रश्न को दर्शक के बीच लेकर आए हैं रमेश कुमार रंजन सर कि साइटिका की जो बीमारी है अब तो हो ही गया है, तो आपका खाने पाने पर भी, खान पान को भी अब रोक लग जाएगा, ये और बहुत सबसे बड़ा अभिशाप हो जाएगा। ये तो दवा खाना है, ये तो लूल्हा लगा कहा रहे हैं अलग भूखे हो क्या खाना है, ये समस्या है, और खान पान को भी रोक लग रहा है, और साथ में पैसा भी लग रहा है, काम भी हल्ला हो रहा है। तो साइटिका की बीमारी में थोड़ा ठंडा आहार का सेवन कम करें, जैसे कि सुजीत सर भी अभी दर्शकों के बीच बात को रखें, लेकिन फास्ट फूड और मसालेदार आहार को भी थोड़ा सा रोकें, ताकि गैस उस बनेगा तो उससे भी दर्द बढ़ सकता है, क्योंकि वात पित्त कफ की तो आयुर्वेद में जाना गया है। तो इसके वजह से राष्ट्रीय आहार जैसे कि मांस मदिरा ये सब जो है से आहार से भी, क्योंकि ये पचता नहीं है, ये तो जानते हैं कि जो जीभ से पानी पीता है लोग उसी का मांस पचता है, तो हम लोग तो जीभ से पानी पीते नहीं है, तो हम लोग को सड़ेगा, तो सड़ेगा तो कितना दिन तक वो सड़ेगा, कितना दिन तक वो और दर्द बढ़ाएगा कि और हमनी के लूल्हा लग रहा लोग कहेगा। इसके लिए सब चीज को बचना है, और दवा भी कम खाएं, जल्दी ठीक होगा तो दवा तो कम खाना पड़ेगा। अच्छा से चलेंगे, सीधा चलेंगे, तो जो लोग कह रहे थे उन लोग को कम से कम गर्व करें कि आप कहाँ दिखाएं कि आप ठीक हो गए, ताकि उनकी बीमारी ठीक होने के बाद एक जैसे संस्थान और डॉक्टर का भी नाम रोशन करें, ताकि लोग आपसे पूछें कि ये जो इलाज, जो बीमारी आपको हो गया था साहब, वो किस जगह, किस संस्थान में ठीक हुआ, तो संस्थान का भी नाम गौरव हो, और जो संस्थान में जो चिकित्सक इलाज किए उनका भी नाम रोशन हो, ताकि और समाज का कल्याण हो। जो इस तरह के लोग जो है से, जो चिकित्सक से न दिखा रहे हैं, कहीं जो है से छोटे मोटे वैद्य हकीम के फेरा में पड़कर जान गंवा रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें। और 16वां प्रश्न हमारे चिकित्सक
को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष्य। सर से एक और प्रश्न है कि जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको साइटिका का बीमारी हो गया तो क्या उनको और शराब पीना चाहिए या छोड़ देना चाहिए सर? थोड़ा सा बताइए। बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं राजीव रमन सर कि जो शराब पीते हैं उनको और शराब पिलाया जाए साइटिका में कि और उनको बंद करा दिया जाए। तो साइटिका बीमारी में थोड़ा शराब लेने के बाद थोड़ा सा उनको पता नहीं चलता है, वो पहले की तरह और जैसे चल देते हैं थोड़ा सा और बंद चल के कि हमको लोग लंगड़ा कहता है, देखिए हम सोच हो गए, क्योंकि उनका नशा सवाद रहता है। वो जब नशा जब जाता है तब उनको पता चलता है कि बेड से उठ ही नहीं सकते हैं, उनका क्रियाक्रम भी बंद हो जाता है। तब याद आता है कि शराब में क्या पावर है और क्या हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो शराब जैसे साइटिका बीमारी में नहीं लेना चाहिए, लेने से उससे दवा को भी असर कमता है और पहले जैसी अब शराब रहा नहीं। पहले की शराब से साइटिका ठीक होती थी, लेकिन अब वो शराब है नहीं, अब वो शराब जैसे पहला वाला शराब अब मिल नहीं रहा है। तो पहले की शराब महुआ से होती थी, जो उसमें पावर है जो दर्द को भी ठीक कर सकता है, लेकिन अब महुआ की शराब नहीं है। अगर है तो सेवन करिए, ठीक होइएगा, दवा भी खाइए। अगर नहीं है तो ये जो बाजार में जो एल्कोहल शराब चल रहा है इसका सेवन नहीं करें, इससे बीमारी। एक नाम है ओल्ड बहुत टॉप का नाम है वो, उसको दवा के तौर पर 30 ml दिया जाए या तो जो साइटिका में उसको नस में लगाया भी है, मालिश किया जाए तो उसमें जो राहत देता है। राहत देता है। दारू को अधिकतर उनके जगह पर घसने से दर्द थोड़ा देर के लिए आराम मिलता है। अगर महुआ की रहे तो ओल्ड मूंग हाँ वो भी उससे भी होता है, उससे भी होता है। और इससे फिटकिरी से शिकायत भी करे तो उससे भी राहत नस खुलता है। चलिए, और रक्त प्रवाह में भी समस्या आता है साइटिका में। और 17वां प्रश्न आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष्य। सर से प्रश्न है कि साइटिका की बीमारी में संतान प्राप्ति हो संतान समस्या हो सकता है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं ब्रांच मैनेजर। आयुष ब्रांच मैनेजर पहले थे, लेकिन अब से इनका जैसे आयुर्विज्ञान संस्थान का मैनेजर हो चुका है। इसी माह में इनका अप्रूवल मिला है आयुर्विज्ञान संस्थान का मैनेजर में। और अब ये आयुष के साथ साथ ये बहुत लेवल तक जैसे ब्रांच का काम संभालेंगे और हम लोग का भी सहयोग करेंगे। जो 15 अगस्त की जो है से ये संस्थान की तरफ से बहुत बड़ी फंक्शन की योजना है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हुआ है। और क्या यहाँ रोजगार जिनके पास MBBS BMS डिप्लोमा या जो नहीं किए हैं उनके लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जब आपके पास बुद्धि है, अगर बुद्धि है पेपर नहीं है, तो बुद्धि के साथ साथ पेपर भी और पेपर के साथ साथ बुद्धि का भी यहाँ पर उपयोग किया यहाँ संस्थान दे रही है। इसका अवसर प्रदान करें और 15 अगस्त के दिन ये सारी चीज का जैसे ऑन दी रिकॉर्ड सारे जगह जैसे चला जाएगा, जिला बाई जिला से लेकर भारत मंडल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अभी भी है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय के रूप में जो है चैनल पैनल के माध्यम से जितने पोर्टल पर है वो चला जाएगा। MBBS का डिग्री मिल जाएगा सर? एकदम मिल जाएगी। हम लोग के संस्था में, हम लोग के यहाँ सारा कॉलेज है। जैसे हम लोग किसी बात में MBBS नहीं किए थे और हम लोग आयुष चिकित्सक हैं, तो हम लोग MBBS का डिग्री मिल जाएगा? इसके लिए नीट की जरूरत नहीं। MBBS और BMS में नीट, इसके बाद डिप्लोमा हो गया जर्नल है। जैसे आयुष के तहत जैसे अभी आपने कहा आयुष इसमें मिलेगा सर, लेकिन नीट इसमें जरूरी है। जो सरकार की है नियम वो इसमें नीट तो फिर तो हर कोई तैयारी करता है, नीट का एग्जाम देता है, हो जाता है। जहाँ आपकी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ से कर लीजिए, उतनी मान्यता नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल सासाराम में नहीं होता है। जैसे
कहने का मतलब है कि आयुष संस्थान के माध्यम से आपको नीट की सारी प्रक्रिया पूर्ण करा दिया जाए आसानी से, और उससे आपको हर चीज जैसे सरकार के तहत हो जाती है, कहीं अच्छा न है, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं हुआ और काम भी आसान से हो गया। लेकिन एक काम नीट वाला जो है बच्चे लोग को करना पड़ेगा, और जनरल के लिए तो कोई समस्या नहीं है। इसमें नाम लिखवाइए, पढ़ाई कीजिए, परीक्षा होगी, सब सारा काम क्लियर होगा। और इसमें जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा, कोर्स सर्टिफिकेट को आपको सारे जगह से, केंद्र सरकार, राज्य स्तरीय, आयुष से, जहां जहां से जरूरत है वो सब सारी चीज आपको कराकर अप्रूव किया जाएगा। इसमें परेशानी कहीं नहीं। सर्टिफिकेट मिलना ही एक बड़ी उपलब्धि नहीं है, उसको और जगह रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ता है, जैसे संस्थान हो या राज्य केंद्र हो, आयुष समिति हो, ये सब जगह कराना, ये सब संस्थान आपको कराकर पूर्ण कराएंगे और आप आराम से इलाज पूर्ण कीजिए। और ललन सर का कहना है कि साइका की बीमारी में संतान प्राप्ति में समस्या हो सकता है। तो संतान की प्राप्ति जो है साइका में हो सकता है। इसमें क्या होता है कि नए उम्र में अगर साइका की बीमारी हो गया, तो नए उम्र में साइका की बीमारी हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, अचके से गिर पड़ गए, उससे नस उस दब गया जो साइका का रूप ले लेता है, या गलत तरीका से बच्चे लोग पढ़ते हैं, नीट की तैयारी करना है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, सब सारी चीज बच्चे मेहनत ज्यादा करते हैं, तो उससे भी नया उम्र में बीमारी हो रहा है। तो इसमें प्रजनन तंत्र में भी समस्या हो जाता है साइका की बीमारी में। तो प्रजनन तंत्र में जो समस्या होता है, तो उससे तो संतान प्राप्ति में समस्या होगा ही होगा, जो कि भोजन से रस में बदलता है, रस से रक्त खून में बदलता है, और रक्त जो खून से मांस में बदलता है, और मांस से हड्डी में बदलता है, और हड्डी से मज्जा में बदलता है, और मज्जा से प्रजनन तंत्र में बदलता है। इतनी सारी प्रक्रिया के बाद जैसे शरीर जो है से हम लोग को उद्यमान और जैसे प्रजनन तंत्र का कार्य चलता है। तो ये समस्या जो है से इस बीमारी में तो हो ही जाता है। जब साइका की हो गया तो उसमें जो है से किन्हीं का इम्यूनिटी सिस्टम सही है, तो साइका की बीमारी में भी बच्चा संतान होता है। अगर नहीं है तो उनके लिए योग चिकित्सक से या आयुष चिकित्सक से संपर्क करें, उनकी इलाज और उनकी आयुष चिकित्सक की निगरानी में रहें। अगर समयानुकूल अगर उनकी और उस संस्थान की जरूरत पड़ेगी तो और उस संस्थान भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, आज भी है, और बहुत जल्द जो है अरवल में भी उपलब्ध होने वाला है। अब देर नहीं है, यथाशीघ्र ही होने वाला है, और है भी और हो रहा है। और जिससे रीढ़ की नस की बीमारी रहने से पूर्ण प्रजनन का विकास नहीं होता है और संतान प्राप्ति में समस्या हो सकता है। स्त्री हो या पुरुष है तो बीज में समस्या हो सकता है, स्त्री है तो अंडाणु में, इसलिए ये समस्या हो सकता है साइका बीमारी में। और 18वां प्रश्न हमारे चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दी है। सर से हमारा एक अंतिम क्वेश्चन है दर्शक बंधु के लिए कि क्या साइटिका की बीमारी होने पर प्रोटीन युक्त भोजन आहार को हम ले सकते हैं? बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं रमेश कुमार रंजन सर कि साइका की बीमारी होता है तो लोग जोर तोड़ से कैल्शियम प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं, जो कि प्रोटीन की ज्यादा मात्रा जो है से उस बीमारी को ठीक होने में और समस्या डाल देता है, यानी कि और कठिन करना है। तो प्रोटीन हल्का मात्रा में लेना चाहिए और सुपाच्य आहार लेना चाहिए, ऑक्सीजन जल की भरपूर मात्रा लेना चाहिए सही, और आहार में शामिल जो है से सुपाच्य भोजन ही करें, गैस बनने वाले कब्ज बनने वाले आहार को शामिल न करें। और साथ में औषधि जो भी है योग चिकित्सक योग कार्यालय पंजीकृत कार्यालय से इस वीडियो में दिया गया है नंबर, संपर्क करें
जो वीडियो देखेंगे उनकी जानकारी तो हो ही जाएगा कि हमको कहाँ दिखाना है इस बीमारी को, वो समझ सकते हैं। आपकी जो है से यथाशीघ्र जो है से साइका की बीमारी को ठीक किया जाएगा। और 19वां प्रश्न आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। एक सवाल मेरा भी है सर, साइका की बीमारी होता है तो उससे मस्तिष्क का भी क्षति हो सकता है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न को दर्शक के बीच कहे हैं सर, जानकारी देने के लिए कि साइका बीमारी में इनकी बहुत सारी बीमारी इस 30 वर्ष के अनुभव के साथ सर को देखने को मिला है कि साइका की बीमारी है तो उनका जो है मस्तिष्क ही काम नहीं करता है। पूछिए क्या तो बताएंगे क्या, तो नर्वस रहते हैं, तो हल्का समस्या हो सकता है सर। दर्द की समस्या को लेकर नींद पूर्ण नहीं होता है, जिसके वजह से मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है। और सिर में दर्द और भारीपन भी रह सकता है, बीपी का भी समस्या हो सकता है। अगर ज्यादा टेंशन नहीं है तो शुगर का भी समस्या हो सकता है। और 20वां प्रश्न हमारा चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी देने का प्रयास करें। मेरा प्रश्न क्वेश्चन है, शारीरिक बीमारी में औषधि का सेवन कर सकते हैं सर? बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं आयु चिकित्सक निखिलेश कुमार। इनका प्रश्न है कि साइटिका बीमारी में औषधि का सेवन कर सकते हैं या कौन कौन सा करें। तो आयुष प्रणाली में बहुत ही मानकीकरण के द्वारा पंजीकृत औषधि है जो डेक्रोट ऑफ आयुष द्वारा निदेशालय द्वारा प्रमाणित है। सक्तिना टैबलेट, एप्टीडेस टैबलेट, अल्कलाइजर टैबलेट, सुपर टैबलेट, और साथ में अगर गैस की समस्या है तो अभ्यारिश, अस्तोमा सागर, कब्ज क्लीन और सारी औषधि है जो चिकित्सक के कार्यालय आने पर या इनकी ऑनलाइन चिकित्सा में उनकी इलाज के अनुकूल गंभीरता पर इलाज किया जाएगा। और अगला प्रश्न 22वां आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर से एक प्रश्न है कि साइटिका की बीमारी में चाय का सेवन करना उचित है? बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं जेपी बाबू, जो आयुष के एक चरम सीमा पर जाने के लिए इन्होंने रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जो इनका भाई जो है से बहुत उच्च स्तर पर गए, उन्हीं की उल्लास में ये भी प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद हम रखते हैं कि बहुत यथाशीघ्र वहां तक पहुंचेंगे और बहुत सारे थ्योरी का ज्ञान होता है, उस सारा चीजें इन्होंने बहुत चीज प्राप्त कर 80% प्राप्त कर चुके हैं। और अभी यथाशीघ्र आप लोग के बीच जैसे जो विज्ञान संस्थान आएगा उसमें देखिएगा क्या इनको इस प्रशासनिक विभाग के साथ इनको क्या होता है दिखाया जाएगा लोगों के बीच, और पेपर के साथ दिखाया जाएगा कि इन्होंने क्या किए देश के लिए। इन्होंने देश पर काम कर रहे हैं, हम लोग मरीज पर काम कर रहे हैं, इन्होंने देश पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए तो बड़ी उपलब्धि है। तो साइका की बीमारी में चाय का सेवन जो है नहीं करना चाहिए। ये जो है से चाय पीने से काफी नुकसान हो सकता है। कैफीन की मात्रा से वजह से या चाय कभी कभी आहार में उपयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन चाय सेवन करना पूरे देशवासियों के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि वे देश के लिए काम कर रहे हैं तो देश के हित के लिए उन्होंने सवाल किए, इसलिए चाय जैसे पूरे देशवासियों को नुकसानदायक स्वास्थ्य के लिए हो सकता है। और 23वां प्रश्न हमारा चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर से मेरा एक क्वेश्चन है, साइटिका की बीमारी में कितने उम्र में हो सकता है शरीर में, इसका वर्णन। बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं। आयुष चिकित्सक के लिए इन्होंने
काफी हद तक जो है से अपना ये जो है से तैयारी कर चुके हैं और ये बहुत ऊपर लेवल तक जाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, जिनकी इनकी पढ़ाई जो है से आज से 9 घंटा चल रहा है। यहाँ पर भी हैं तो तैयारी के बाद जो है से समय मिलता है तो अपने ऊपर आकर अपना अध्ययन करते रहते हैं। चलिए, इस तरह के बच्चे अगर आज विज्ञान संस्थान में अगर निकलते हैं तो बहुत ही उपलब्धि है। चूंकि उम्र के साथ साथ इनका उल्लास और मस्तिष्क भी सही काम कर रहा है, तो निकलेंगे इन लोग। तो रास्ता हम लोग खोज दिए हैं, अब चलना इन लोग को काम है। अब चलेंगे इन लोग, रास्ता बताने के लिए हम खड़े हैं। तो साइटा की बीमारी उम्र बढ़ने पर एवं चोट लगने या एक्सीडेंट की वजह से किसी भी उम्र में हो सकता है, या गरिष्ठ भोजन ज्यादा कब्ज रहने से भी होता क्या है कि ज्यादा खाना पीना खा लिए, एक तरफ ही सो गए, अब अचानक उठे तो नस उसमें भी प्रभावित होता है। ये सब समस्या भी हो सकता है। और 24वां प्रश्न आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। क्या सर, एक बीमारी और है, साइटा की बीमारी में बीमारी गंभीर हो जाने पर क्या करना चाहिए? बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं सुखदेव सर कि साइटा की बीमारी जब गंभीर हो गया तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए मरीज लोग। तो साइटा की बीमारी जब गंभीर हो गया तो उसमें योग पंजीकृत कर डाले, दर्शक लोग को पहुंचना चाहिए ताकि उनका औषधि मानक के अनुकूल निदेशालय द्वारा दिया जाए, ताकि उसमें सरकार भी जिम्मेवार हो और डॉक्टर भी जिम्मेवार हो और कर्मचारी संस्थान भी जिम्मेवार हो। और इसमें जो भी चिकित्सक बताए गए नियम का पालन करें मरीज, उनको पूर्ण ठीक होने का प्रयास किया जाएगा। और हम अरविंद सर से, आयु चिकित्सक डायरेक्टर सर से कुछ साइटा के बारे में दर्शक को बताने के लिए अनुरोध करेंगे, ताकि दर्शक को अपने अनुभव 30 वर्षों का अनुभव लोगों को बीच रखें। साइटिका जो है बीमारी मुख्य रूप से पहला लक्षण जो है चाहे कैसे होता है, गलत ढंग से सोना, गलत ढंग से सोना यानी गलत ढंग से, जैसे आजकल के बच्चे लोग में जो है गलत ढंग से सोना क्या देखते हैं, वो पैर तर बलिष्ठा को रखते हैं, हम कमर पर रखते हैं, मुड़ी पर रखते हैं, और जब उनका नींद जो पर मतलब जाता है तो गलत ढंग से करवट फेरते हैं। जब करवट जब फेरते हैं तो जो उनका रीढ़ की हड्डी जो होता है उनका चप जाता है, रीढ़ का हड्डी चप जाता है या कमर का हड्डी उनका चप जाता है। तो जब चपने के बाद जो आपका शरीर में सबसे लंबी नस, जो सबसे लंबी पूरा लंबा नस जो होगा वो सबसे पहले उसको प्रभाव में वो यति करता है। हाँ, वो जो है आपका दोनों पैर का नस सबसे जो है लंबा नस होता है। तो ये नहीं कि आपको अगर यहाँ आपका रीढ़ का हड्डी और चपा दोनों पैर में नहीं, आपका एक पैर में पहले वो आपको यदि मतलब वो आपको जब प्रभावित करेगा, जब अगर प्रभावित करता है उसका मुख्य रूप से आपका लक्षण क्या है, दर्द नहीं होता है, लहर होता है। साइटिका का मुख्य रूप से पहला जो है स्टेज है लहर। जब आपको कमर से नीचे तक अगर लहर अगर स्टार्ट हो जाए तो समझिए कि आपको मतलब नहीं, अगर अच्छा चिकित्सक दिखाते हैं और केवल मेडिसिन पर ही अगर चाहिएगा कि हम ठीक कर लें, संभव नहीं। साइटिका का मुख्य जो है थेरेपी और उसका मालिश। मालिश कैसे होना चाहिए, तो मालिश से केवल तेल से भी नहीं होना चाहिए। अगर वो डॉक्टर अगर
प्लास्टिक में अगर चोटी अगर करते हैं और नस को सही ढंग से मतलब ऐसी करके और नीमक से बैठाएं, आपको लमसम जो है सटिका को ठीक होने में 1.5 महीना समय लगता है, 6 सप्ताह या 5 सप्ताह। और ऐसे आयुष के तरफ से तो हम लोग के यहाँ सुपर हुआ, सब आपको सकतीना हुआ, ये में नुटी हुआ, ये तो आपका सटका का दवा है। ये साथ में साथ हम लोग उसमें दवा भी लगाएंगे, लेकिन उसको परहेज भी हम लोग कराएंगे। जैसे सफेद चावल साटिका के लिए, सफेद चावल साटिका के लिए पॉइजन। ये हर चिकित्सक को जानना चाहिए कि क्या दे क्या नहीं दे। जैसे खाना में कोई भी पत्तेदार अगर सब्जी है, पत्ता वाला सब्जी है, उनको फायदा होगा। सफेद चावल क्या, कौन सा चावल? सफेद चावल जैसे सर, अगर आपको जैसे अरवा चावल है चाहे उसने चावल है, वो सफेद है, तो आपको जो है आपको सटका में जो है आपको आपको जो है दिक्कत करेगा। उसके लिए जो चावल लाल किस्म का होता है, लाल चावल, वो लाल टाइप का चावल जो होता है, वो चावल वो खा सकते हैं, रोटी वो खा सकते हैं। अब उनका हड्डी जब चौक जाता है, यानी कि करते करते विटामिन डी जो है उनको शरीर में कम होना स्टार्ट करता है। जब वो विटामिन डी जब कम होता है और यही आपका नस में लहर जो चालू होता है, वहाँ विटामिन B12 जो है आपको जो है कम होना स्टार्ट होता है। जब B12 जब कम करेगा यानी विटामिन डी करेगा, आपको पूर्ण रूप से जो है जब कम होगा, आपको सटिका जो है पूर्ण रूप से आपको अंतर्गति हो जाएगा, हावी हो जाएगा। तो ये चलते आप वहीं जो है इलाज कराइए, जो कि डॉक्टर आयुष के तहत जो है अच्छा से दवा उनको चला सके, कुछ जो है थेरेपी के बारे में जान सके, तब जो है पूर्ण रूप से आप जो है सटिका में एकदम 100% आपको एकदम सही का मतलब कि बिजली से उसको सिकाई भी कर सकते हैं। रन का जो लगा करके जो सेकने वाला होता है मशीन, उससे उसका हीट ले सकते हैं। उसके सर वही होता है। जैसे अभी भोला सर बोले चाय पर है, चाय अच्छी है, चाय पर है, लेकिन मेरे यहाँ ग्रीन टी है। अगर ग्रीन टी अगर आप पीते हैं तो उसका ब्लड जो है आपका पातर हो जाए। पातर होने के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है नस में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। आप ग्रीन टी जो है सुबह आप यूज कर सकते हैं। शाम को 4 बजे जो है अगर कुछ नहीं खाते हैं, उस समय भी अपना सुबह शाम जो है चाय का अगर आदत है, तो हमारे आयुष का जो है ग्रीन टी है, आप जो है ग्रीन टी ले सकते हैं। मुख्य रूप से जो है सटिका का यही बात है। और हमारे बहुत सा पता लोग हैं, बारी बारी से हमारे कुछ लोग बताएंगे। धन्यवाद। सर, सटिका की जो बात हो रही है, आज हम होम्योपैथिक चिकित्सक होने के नाते अभी तक एक उम्र के आधार पर हमने 70 से 80% मरीजों पर हमने सर्च किया है। वो अक्सर सटिका जो होता है तो लीवर को, पेनक्रियाज को, डाइजेशन सिस्टम को सही नहीं होने के कारण कि अक्सर जो है सटिका होता है। अब पहला होता है बाएं पैर में, ज्यादातर पहले सटिका हमने देखा है 80% मरीजों में बाएं साइड पहले होता है, उसके बाद दाएं साइड होता है। इसलिए कि जो पाचन क्रिया जो है उनको सही होने में निकल है, जिससे गैस जो बनता है, गैस जो बनता है सर भोजन, ये तो है कि आदमी के खाने का सिस्टम सही नहीं है। खाना है 4 रोटी, अति उसमें मांसाहारी भोजन हमारे यहाँ बिहार में हम लोग को ज्यादा बनता है। तेल मसाले और जो सामान में बनता है वो शाम में बनता है। रात को ज्यादातर चढ़ पड़ के खाना होता है और सुबह में सुपाच होता है। ये हमारे इस मरीज में, सटिका के मरीज में ज्यादा तौर के यही सब पाया गया है। गरीब भोजन के कारण ही सटिका का
ज्यादा उत्पत्ति होता है, या फिर दूसरा होता है कि खून फाड़ के कारण यदि पेट में गैस बना हुआ है, सड़क रहे हैं, या किसी तरह का फाड़ फूट है, तो नस में ऑटोमेटिक चमक आ जाएगा और वो चमक होने के बाद वहाँ गैस बनता है और गैस के बाद नस प्रभावित होता है। साइटिक नस जो है अक्सर जो है ब्लड के संचार को गैस को प्रभावित करता है, इसलिए साइटिका का असर। हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के आधार पर करीब 80% मरीजों को हमने देखा है कि हम पेट का दवाई दिया, गैस की दवाई दिया और वो मरीज 15 मिनट के लिए ठीक हो गया। हमने कितने मरीज को ठीक किया है, चंगा के इलाज कर किया है, हमने जैसे होम्योपैथिक दवा से हमने उसको ठीक किया है। पेट का दवाई और उसका कारण समझ कर देते हैं। होम्योपैथी में लक्षण होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है, उसका लक्षण और के आधार पर, दर्द के आधार पर उसको दवाई दिए ठीक हो जाए। तो ज्यादातर है ज्यादा मिश्र भोजन करने से कि ज्यादातर शर्करा की बीमारी होते हम देखा है। यानी सर का कहना है कि साइटिक जो नर्व्स हुआ वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगा, है ना सर? सिंपल में भी तो यही कर सकते हैं। कारण पहले समझना होगा तो सर पेट से है या फिर कूद फान दौड़ धूप या चोट का कारण है। जी। दो चीज जरूरी है, दो चीजें समझ लेते हैं कि कारण क्या है। कारण पहले जान लेंगे कि पेट के लिए गड़बड़ी की है, घरेलू भोजन की आदत, इसका दिनचर्या खराब है, तो सबसे पहले पेट के पीछे देखेंगे। यदि देखेंगे कि दौड़ धूप करने वाला व्यक्ति जो है जैसे पुलिस में जाने वाला व्यक्ति है, बहुत सारे दौड़ता है, कूदता फांदता है, पूरा मुंह जाता है कमर में। अब कमर में मुंह जाएगा, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहेगा, तो गैस ज्यादा बने, गैस के कारण डिप्रेशन दर्द प्रभाव सकता है। तो इसका सर गठिया और साइटिका गठिया अलग चीज हो गया सर, साइटिका अलग चीज है और साइटिका अलग चीज है। तो गठिया भी पेट की समस्या से ही होता है खाने के लिए, वो भी जैसे बात है कि जैसे हम लोग पहले ही बोल दिए हैं कि रोग 3 होता है, कफ पित्त वायु जो है आपका जो है यहाँ से लेके यहीं तक डूबे करता है, तो पूरा तो सिस्टम यही है, जो भी तो है तो यहीं से ना, मतलब मुख्य रूप से आपका ट्रांसफार्मर तो यही है, तो भले बिजली जेनरल मन देने जाए, लेकिन मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर आपका यहाँ से यहाँ तक है। और सर का कहना है कि उनका गैस और लीवर के कारण, यानी कि लीवर में सूजन, तो जब आपने लीवर को सूजन को ठीक कर रहे हैं, तो जब उस साटिका के नस में सूजन होता है वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए आज जो है कौन सवाल एक मिनट सर, आज जो है इस बोर्ड के बैठक में इतनी इम्पोर्टेंट चीज को बताया गया और जो हमारे दर्शक बंधु सुन रहे होंगे, तो सबसे पहले उनको जो है हम लोग पूरे ये आयुष चिकित्सक जो है तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे कि हमारे यहाँ सूर्यदेव सर जो 30 सालों से बहुत पुराने चिकित्सक रहे हैं और साइटिका पर इन्होंने 70 से 80% मरीजों को ये कमांड कर चुके हैं। और बगल में अरविंद जी, डॉक्टर अरविंद जी हैं, जो इन्होंने भी बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को रखा कि साइटिका के बीमारी को जो है कफ, पीत और बाई, ये 3 तरह की ही बीमारी है मुख्य रूप से। इसको जो है ये ग्लैंडरी सिस्टम से लेकर के यहाँ स्टोमच तक आते हैं, तो इन बीमारियों को जो है बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो बीमारी हमारा अप्रोप्रिएट ठीक हो जाएगा। चलिए दर्शक बंधु के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहा आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल है सर हमारे पास। सर अक्सर लोग कहते हैं कि साइटिका हो गया, गठिया हो गया, किसी तरह का दर्द हो, हमारे डॉक्टर लोग कुछ लोग कहते हैं कि इसका सर्जिकल इलाज हो, क्या सर्जिकल इलाज भी इसमें संभव है, उन लोग से ठीक हो सकते हैं? मरीज को स्थिति को देखते हुए, मरीज को स्थिति को देखते हुए कि यदि सर्जिकल की जरूरत है तो सर्जिकल जरूरी होगा। जैसे ब्लड सर में एक सप्ताह पहले अरविंद सर ने बोले हैं कि उसको बहुत दूर से रोगी मेरे पास आया था, तो उसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं करा सके, तो हम ठीक किए। उनमें दिमाग ये रहे कि हम ब्लड को पहले जान को बांध के रुमाल से कस कर करके और सारे शरीर से ब्लड को खींच लिए और 10 मिनट के अंदर में उसको जब ब्लड जमा हुआ, ब्लड करिया ब्लड जब निकल चुका, जब फिर नया ब्लड उसमें आना शुरू कर दिया तो तुरंत रोगी का राहत मिल गया। इस सर्जिकल उपाय हुआ।
ये भी आपको अनुभव के ऊपर निर्भर करता है कि इसको हम कैसा ट्रीटमेंट देना है, जो पेशेंट को क्या गड़बड़ी है वो डॉक्टर अनुभवी के ऊपर निर्भर करता है। सर इसमें स्लिप डिस्क की बात आती है, स्लिप डिस्क करने की बात नहीं, हाँ ये आपका जो है सीरीज वाली बात जो है अलग हो गया। बस की बात कर रहे हैं, साइड का हम लोग बात कर रहे हैं। सर स्लिप डिस्क में तो होता है ना कि यहाँ पर जो आपका चमड़ी बोर्ड होता है वो जो है टूटता है, फूटता है, खिसकता है, उसके चलते कमर में फूट जाता है। तो सबका बहुत चीज हो गया। इसमें सर जो हमारा सुपर टैबलेट है, सुपर टैबलेट नस के लिए भी है, L1 L2 जो भी 5 L5 6 तो इसका सर सुपर जो टैबलेट है इसका क्या हम mg वगैरह बढ़ा सकते हैं जो साइटका में चाहे सर्वाइकल में काम क्या आप पेशेंट को आप मरीज को दो टैबलेट भी 3 दिन खाइएगा, ये का वजन आप दे रहे हैं, ये तो वजन ना उम्र और समय पर उम्र पर नहीं दवा चलता है, कोई भी दवा जो है उम्र पर नहीं, आज इसका वजन पर। आज मेरे पास दवा देख लिया ये दूर को गोली जब सह सकता है तो उसको 3 को भी गोली दे सकते हैं, लेकिन अगर उसका वजन अगर 40 से नीचे है तो आप 2 से ऊपर नहीं जा सकते। ललन सर ने जैसे सवाल किया था कि सर्जिकल मैंने हो सकता है कि नहीं, ऑपरेशन समझिए। तो स्पाइनल कोड का सर देखिए, अब स्पाइनल कोड का नर्व सिस्टम जो होता है ना बहुत बारीक होता है, एकदम धारा की तरह, बाल की तरह पतला होता है। तो बहुत सारे अनुभवी डॉक्टर जो होता है, अनुभव तो है लेकिन ये ऑपरेशन करने के दरमियान में जो है मसल्स में वो नस जो है छुपा हुआ रहता है। तो अगर थोड़ा सा भी गलती से अगर नस कट जाती है या दब जाती है तो जहाँ से अगर नस कटती है वहाँ से पूरा पैरालाइज हो जाएगा, फिर कुछ काम नहीं करेगा, कोई भी शून्य हो जाता है, सेंसलेस हो जाता है। सर हाँ तो ये होता है कि आप ऑपरेशन कराइए, ऑपरेशन हाँ कहता है पूरे लास्ट स्टेज। अच्छा लास्ट स्टेज है तो वहीं जाना चाहिए जो इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो नस को भी देख सकता है, वहाँ ऑपरेशन कराना चाहिए, न कि हर जगह। हाँ, जो चीज का विषय लोग है जैसे मोटा मोटी जो है वो उदाहरण है, होता है। अगर देहात में गांव में जो है हम लोग यही चाहे चिकित्सक कोई भी हो बीपी केवल जानते हैं, बीपी, लेकिन मुख्य रूप से बीपी जो है 7 किस्म का होता है, बीपी जो है 7 किस्म का होता है। ये तो मतलब 7 जो है किसी का बीपी हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग तो सीधा सीधे जानते हैं हाँ इनका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी की दवा हम लोग लिख देते हैं। उस स्थिति में जो है उनका किडनी डैमेज करता है और चाहे लिवर डैमेज करता है, जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, खाली यही जानते हैं कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है और इनका बीपी की दवाई हम लिख देते हैं। लेकिन बीपी 7 किस्म का होता है, तो 7 किस्म को अगर बीपी के बारे में जान जाइएगा तो बिल्कुल जो है वहाँ भी आप जो है मतलब कवर कर सकते हैं। हाँ अच्छा इलाज कर सकते हैं। अच्छा हाँ यही बात है। सारा कौन सा होता है तो उसके लिए फिर लिफ्ट में जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, साथ में बहुत ही जानकारी दर्शकों को प्राप्त हुआ हमारे अनुभवी चिकित्सक सर के द्वारा कि ये जो साइका की बीमारी है गंभीर तो है ही, तो इसमें तो अब हम लोग के पास तो तीनों पर है ही, पहले से ही है, लेकिन अब हम लोग के यहाँ भी आ ही चुका है। तो इसमें सारी प्रक्रिया से ठीक किया जाएगा। तो साइका हो चाहे गठिया, ये सब वायु से उत्पन्न बीमारी है। तो इसमें तो हम लोग पूरी तरह से जानते हैं। अब वायु से उत्पन्न जहां भी एक प्रॉब्लम जाता है, जैसे कि अब उसमें आप सर प्रश्न किए कि सुपर टैबलेट दे सकते हैं, तो सुपर टैबलेट दिया सकता है, लेकिन उसके साथ अगर उससे पहले अगर शक्तिमान टैबलेट का अगर डोज बढ़ा दीजिए तो हीट करेगा सर। अब हीट करने से नस को जो है से थेरेपी का वो काम करेगा, शक्ति ना। और जहां वायु से उत्पन्न जो ना वो तो भारी जो पड़ा हुआ भार दबा हुआ है, वो चीज को जैसे तुरंत जैसे निकाल कर उसको हल्का करके ऊपर उठाएगा।
सक्रीना टैबलेट दो दे सकते हैं। डोज की बात को हम बहुत आप यहाँ के 7 दिन में डोज पड़ जाए, डोज वही के तो मिलता तो नहीं पड़ सकता। इसलिए पूछा था कि मौका दे दिया आपको, जैसे बोलेंगे सक्रीना टैबलेट पहले दिए, उसके लिए डोज उसके लिए सर चिकित्सक की मौखिक जो ट्रेनिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऐसा एक्ट के 170 एक्ट के तहत ऐसा कहा गया है कि आप जो है से विज्ञापन में ये सारी चीजें को नहीं बोल सकते। वो नहीं बताया जा सकता। आप वार्तालाप कर सकते हैं, दर्शक को बता सकते हैं क्या आपके पास फैसिलिटी आ चुका है, उसके बारे में बताइए। आप क्या कर सकते हैं, क्या है आपके पास, क्या आपके पास सुविधा प्राप्त हुआ, क्या समाज कल्याण, क्या यहाँ के बच्चे के लिए हुआ, वो सब सारी चीज का प्रचार। अभी आप बोले कि आयुष में एलोपैथ भी शुरुआत होने जा रहे हैं। एलोपैथ शुरुआत, एलोपैथ का मेडिसिन आयुष मंत्रालय के तहत लागू होगा आगे भविष्य में। आयुष मंत्रालय की ब्रांच अलग इसका रहेगा सर, इसकी ऑफिस अलग है। जिनकी आयुष पद्धति की जरूरत है उनकी आयुष पद्धति से ही इलाज होगा। जिनकी आयुर्विज्ञान संस्थान की जरूरत है, जैसे कि अभी जैसे हमने नाम अप्रूव कराए, नाम हम लोग से मांगा गया है कि आपके बिहार के लिए क्या नाम दिया जाए, ऐसा नाम बहुत सारे आ रहा है। तो हमने जैसे आयुष शुभम आयुर्विज्ञान संस्थान, आयुष शुभम इसलिए दिए कि आयुष जो है से पहले से ऑलरेडी यहाँ है, उसके लिए एक नाम को जोड़ना जरूरी था। और आयुर्विज्ञान संस्थान तो एटोमेटिक वो जो है से है ही सारा चीज कार्यालय का, तो इसमें जो है से आयुष के साथ साथ जो है से एलोपैथ का भी इसमें कार्यालय होगा। जो आयुष प्रणाली का अलग इलाज होगा, उसमें अलग डॉक्टर लोग रहेंगे, चिकित्सक लोग, और एलोपैथ में अलग। एलोपैथ में जितनी भी सारी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है वो सबका अलग रहेगा। जो अभी नियमतः और कानूनतः जो अरवल में चाहिए वो चीज नहीं है, लेकिन वो चीज अब सरकार के तहत यहाँ पर हो चुका। बहुत अभी जैसे जिला अस्पताल जैसे अभी सदर जैसे हैं, जो उतने भी अभी विकसित नहीं किया गया है जितना कि अभी यहाँ जरूरत है। तो वो सब सारी चीज को देखते हुए संस्थान को जो है यहाँ लाया गया कि संस्थान एक जिम्मेवारी के साथ जो है उस कार्य को आगे बढ़ाएगा। और यहाँ उसी के बारे में कहा गया कि इसमें MBBS जो लोग हैं उनकी यहाँ जो है एलोपैथ में होगी, जो BMS हैं उनको इसमें होगी। इसके बावजूद जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनकी आयुष में होगी, जो जिनके पास वोकेशनल प्रमाण पत्र हैं उनके आयुष में होगा। इसके अलावा जितना भी GNM, ANM जितना लोग हैं वो सबके एलोपैथ में होगा। हेमोपैथ के भी अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन एलोपैथ जो है से हम लोग के लिए जो है से यहाँ उसमें बहुत काफी समय लगता है, इसलिए बहुत सारे हमारे अरवल में हेमोपैथ प्रणाली चिकित्सा चल रही है, जिसके वजह से हम लोग उसको जो है से इस लेवल तक नहीं लाए। उसका लेवल हम लोग छोड़ चुके हैं। हम लोग 2 लेवल को लेकर चल रहे हैं, एक आयुर्विज्ञान संस्थान और एक आयुष संस्थान। तो सर कहने का मतलब कि हमारे अरवल जिला में इसके लिए कोई अस्पताल का निर्माण होगा जो एलोपैथ अलग से? हाँ, हो रहा है सर। फतेहपुर संडा कॉलेज के ठीक सामने जमीन एक्वायर हो चुका है। तो अब इसका बिल्डिंग का निर्माण, हाँ, बिल्डिंग का पैसा भी पारित हो चुका है और धीरे धीरे जो है से उसमें और आने में लेट है, और जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे जो है से यहाँ काम शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी जो है से आयुष संस्थान के लिए जो है से बन के तैयार है, यहाँ चिकित्सा चल रहा है, और ऐसे ऐसे ब्रांच बहुत सारे जो है से इस पूरे देश में इस आयुष संस्थान मंत्रालय संयुक्त के तहत और आयुर्विज्ञान संस्थान भी चले। अभी फिलहाल में ही एक संस्थान जो है सो अभी आए हुए नहीं है, पंकज कुमार सोनी, वो जो है सो वहाँ बनवा रहे हैं, और अभी उनको भी अप्रूवल मिलेगा। इसके बाद सारी जो है सो संस्था को सौंप देंगे, सारी जिम्मेवारी की संस्था उनको क्लियर करेगी। पंकज कुमार सोनी फतेहपुर संडा नहीं, पटना के लिए पटना में आयुर्विज्ञान संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं ना है अभी, उसको लाया गया ताकि और पटना का विकास हो सके। क्योंकि बहुत सारे जो है उच्च लेवल के चिकित्सक जब पटना में रहेंगे तो इलाज तो भी उच्च कोटि का होना चाहिए ना।
तो सर क्या जो है हमारा जो आयुर्वेद मेडिसिन है और एलोपैथ का जो मेडिसिन है, तो क्या दोनों को मिला करके हम मरीज को, पेशेंट को नहीं दे सकते? अगर हमारा अस्पताल बन जाएगा, जैसे अभी अब मैं जानता हूँ हो गया, आर्मी में भी आ रहा है, आयुष मंत्रालय का आ रहा, तो क्या इसका एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों मिला के भी हम दे सकते? नियमता कानून के एक्ट के तहत मिलाकर देना गलत है। इसकी चिकित्सा प्रणाली अलग है, एलोपैथ की अलग। इसके लिए अलग पढ़ाई है और आयुष के लिए अलग पढ़ाई है। इसका चिकित्सक अलग होते हैं, इसका चिकित्सक। आपातकालीन स्थिति में कुछ ऐसी दवा जो एकदम जैसे कि बीपी की दवा है, तो वो इमरजेंसी अवस्था में उनको बता सकते हैं। शुगर की दवा इमरजेंसी में बता सकते हैं। कहीं और समस्या है, जैसे मान के चलिए, देखिए दर्द की दवा अगर हम लोग सुपर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग का दवा में जो है हल्दी मिला हुआ है, मेथी में मिला हुआ है, सौंठ मिला हुआ है। ये सब चीज जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लगेगा ठीक होने में। अगर यही आप एलोपैथ में चले जाते हैं, एलोपैथ में चले जाते हैं, उनका जो भी अगर दवा है दर्द का, वो उसमें अफीम का पानी जो है डाला हुआ रहता है, अफीम का पानी डाला रहता है। तो तो जानते हैं कि अफीम जो है नाशक होता है, नाशक दवाई में अफीम होता है, अफीम जो है नाशक होता है। तो जो ही आप दवा लेते हैं तो जो आपका काम करेगा 24 घंटा में, तो ये जो है आपको घंटा 2 घंटा में कर सकता है। ये बात आपका सुप्रीम कोर्ट का मतलब जज आपको बोल चुके हैं कि आयुष चिकित्सक जो है एलोपैथ दवा लिख सकता है। अगर आप एलोपैथ दवा का जानकारी हो तब, अब नहीं तो ऐसे एलोपैथ को ही लिख दीजिएगा, तो उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग होता है। समझिए, मान लीजिए आपके यहाँ कोई जाता है, उसका बुखार लगा है, कौन ऐसा दवाई है कि उसको तुरंत आप वो खाकर डाउन कर दो, उसके लिए आपको आखिरी एलोपैथ में गया ना। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया अचानक और हमारे पास आयुर्वेद है, अब उस टाइम उसको एलोपैथ से तुरंत राहत देने के लिए क्या मेडिसिन हम नहीं दे सकते हैं? अगर जानकारी है अब आप जब अपने आप को जब बोल रहे हैं कि हम आयुष चिकित्सक हैं, तो आप वैद्य हैं, हार्ट का बीमारी, अगर जैसे कोई हार्ट का मरीज है और उनका हार्ट ऊपर चुका है, जब हम मतलब वैद्य हैं, तो ये हमको ज्ञान जरूर होना चाहिए कि हम वैद्य हैं, कि इनको हार्ट को मरीज को हम क्या करें। आपको तुरंत जो है 100 ग्राम आदि ले आके और छोटे छोटे दाना करके उनको आदि खिलाइए। वो आदि अगर जमी खाते हैं, मुंह से चिबाते हैं, उनको तीता नहीं लगेगा। जमी तीता लगना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक उनका हार्ट जो है हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जब आप बोल रहे हैं कि हम वैद्य हैं, तो वैद्य वाला भी आपको चलिए 25वां प्रश्न हमारा चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। साइटिका पहले बात हो रही है, साइटिका बीमारी है, तो क्या साइटिका बीमारी के साथ दूध का सेवन कर सकते हैं? बहुत ही रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक सुजीत सर। बहुत वार्तालाप के बाद बहुत वार्तालाप चला चिकित्सक के बीच, ताकि दर्शक की एक भी जानकारी विलुप्त न रह जाए। तो साइटिका में दूध पीना चाहिए। अगर आपको गैस का शिकायत नहीं है, तो अगर गैस की शिकायत है तो दूध पीने से और जो है समस्या बढ़ जाएगी। और विटामिन युक्त जैसे कि A, D, E, K, B12 की दवा जो है आयुष प्रणाली में लें, ताकि इससे जो है से यथाशीघ्र जो है से बीमारी को ठीक किया जाए। और इसके बाद 26वां प्रश्न हमारे चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर से मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है कि सिस्टर की बीमारी में कोल्ड ड्रिंक या दही का सेवन कर सकते हैं?
बहुत ही एक प्रश्न को लेकर आए हैं अनुसार कि साइटिका जो बीमारी है उसमें कोल्ड ड्रिंक और दही का सेवन कर सकते हैं। तो दही और कोल्ड ड्रिंक का सेवन से रक्त प्रवाह में समस्या के साथ साथ नस में सूजन आ जाएगा, जिसके वजह से और समस्या बढ़ जाएगा। और ये समस्या बढ़ने से हड्डी और नस दोनों में अत्यधिक समस्या हो, जैसे कि नस फटने का शिकायत हो जाएगा। उनको पूरा कहेंगे कि उनको गमछी से बांधिए, नहीं तो दबाइए। तो ऐसी गलती मरीज लोग ना करें। और बहुत सारी इलाज के बाद सीखते रहना है, और बहुत सारी चीज हम लोगों के पास दर्शक के बीच रखेंगे। और हम लोग अनुभव चिकित्सक बहुत सारी अनुभव के साथ हैं, लेकिन एक ऐसे कुछ हम लोग बात करते हैं ताकि दर्शक लोग को ये पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि सब चीज अगर हम लोग अपने ही अनुभव का बताएं तो दर्शक लोग का भी अनुभव का चीज कौन बताएंगे। इसलिए हम लोग आपस में तर्क वितर्क करते हैं ताकि उनकी जो ये समस्या है वो सही से अपने जान, क्योंकि जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक वो जैसे परहेज नहीं करेंगे। अब परहेज नहीं करेंगे तो बीमारी जल्द ठीक नहीं। इसलिए कहा गया है कि 100 दवा में एक परहेज है। इसलिए समयानुकूल सारी पद्धति जरूरी है। पुराने रोग के लिए आयुष प्रणाली तो पुराने समय से लिए ही है, जो आज तक बहुत ऊंचे स्तर तक चला गया कानून के माध्यम में। एलोपैथ भी जो है आए, ये भी जैसे आपको जैसे काम आता है समय पर। अगर साइटिका की बीमारी है, अगर साइटिका की बीमारी है, आपको जैसे पूरा दर्द और पूरा जैसे पसीना आ रहा है, मुंह सूख रहा है, उल्टी हो रहा है, इसके लिए तो आपको इमरजेंसी जरूरत ट्रीटमेंट है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा। बुखार ज्यादा आ गया, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए आयुष चिकित्सक को भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इमरजेंसी कंडीशन में भी आप जो है से लोगों को, मरीज को जो है से अंग्रेजी दवा का सेवन करा सकते हैं, अगर जानकारी है आपके पास तो। नहीं जानकारी है तो उनको तुरंत जो है से आप किसी योग्य चिकित्सक के पास रेफर करिए। जैसे हमारे जो है चिकित्सक बोल रहे हैं कि दही और क्या कोल्ड ड्रिंक तो जो है हम लोग किसी भी स्थिति में तो उसको उड़ाने नहीं, एकदम हमको छूना नहीं। और बात हुआ दही, और दही पर हम लोग का देखना है वो दही है कि मक्खन वाला दही है, उसमें से मक्खन निकालल दही। अगर मक्खन निकालल नहीं है तो हम दही को खा सकते हैं। मक्खन अगर उसमें है, टोटल मक्खन उसी में है, हम वो दही को खा सकते हैं। वो दही जो है गर्म होता है, और उसमें से जही मक्खन को हम निकाल लेते हैं वो जो है दही माठा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और माठा होने के बाद दही जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये जो है हम लोग का देखना है कि हम दही खाएंगे या माठा खाएंगे। अगर दही खाएंगे तो उसमें पूरा छाली लगल हो, क्रीम लगल हो कि वो दही गर्म रहेगा, और उसमें से निकलने के बाद ऑटोमेटिक जो है दही ठंडा, फिर उस समय आपको हट जाता है। और कोई बात रहा चिकित्सक लोग के पास जो जानकारी दे सकते हैं दर्शक लोग को? समय काफी हो गए सर, उसके लिए काफी हो गए, तब तक के लिए शुभ है। अगले